हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हम पॉलिटी की सीरीज में 1853 के चार्टर एक्ट तक कवर कर चुके हैं और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अभी नेक्स्ट वीडियो में 1858 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम को कवर करेंगे। तो आते हम अपने टॉपिक पर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। तो इसमें सबसे पहले जैसे हमने बताया था कि भारत शासन अधिनियम कब आया, तो 1858 में आया। इससे पहले 1857 में एक सिपाही विद्रोह हुआ था जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जिसमें भारत के कई क्रांतिकारी शामिल थे। इस अधिनियम के द्वारा जो शासन सत्ता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन ली गई और ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। उस टाइम जो ब्रिटिश क्राउन थी वो थी महारानी विक्टोरिया। उन्हें शासन सत्ता सौंप दी गई और ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन सत्ता छीन ली गई। यह अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद लाया गया। 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। इसकी अनेक विशेषताएं वो हम नीचे वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसकी सबसे पहली और मुख्य विशेषता है कि इसमें गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। पहले जो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था बंगाल का गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अब जो भारत का गवर्नर जनरल है उसका पदनाम बदलकर वायसराय रख दिया गया। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। पहला वायसराय या अंतिम गवर्नर जनरल। अगर कोई पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है तो वो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर पूछे कि भारत का पहला वायसराय कौन है तो वो हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को ही अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। अब जो वायसराय है वो भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। अब ब्रिटिश ताज था वो तो इंग्लैंड में था, तो इंग्लैंड से यहाँ की सत्ता को कैसे कवर कर पाता, तो उसने वायसराय को अपना प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना दिया। और अब आते हैं भारतीय शासन पर। तो भारतीय शासन में इसमें क्या बदलाव हुए 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय शासन में क्या बदलाव हुए? तो द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चलते थे उन्हें समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पर ब्रिटिश में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सारी शक्तियां निहित थीं। क्या हुआ? द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई। द्वैध प्रणाली क्या थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसके स्थान पर ब्रिटिश में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जिसके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों की शक्तियां थीं। और इसकी सहायता के लिए अब एक तो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इनकी शक्तियां इन दोनों का कार्य अकेला राज्य सचिव कैसे कर सकता था, तो उसी की सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई जिसमें 15 सदस्य होते थे, जिसमें 7 सदस्य तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा 8 सदस्य थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे या मनोनीत किए जाते थे, कुछ भी कह लो, क्योंकि उस टाइम नियुक्त नहीं किए जाते थे, मनोनीत ही किए जाते थे। और जो राज्य सचिव होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना चाहिए था, अर्थात जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य है वही राज्य सचिव बन सकता है। इसमें उत्तरदायिता थी गवर्नर जनरल जो भारत में था वो ब्रिटेन में भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था, और जो भारत सचिव था वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी था। इस 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद को भारत तथा ब्रिटेन दोनों जगहों पर मुकदमा करने का अधिकार था तथा इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। तो आइए हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ताज का शासन प्रारंभ हो गया भारत में और ईस्ट इंडिया कंपनी शासन सत्ता छीन ली गई तथा ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। उस समय ब्रिटिश क्राउन थी महारानी विक्टोरिया। यह अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद लाया गया।
जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह था। इसकी निम्न विशेषताएं हैं कि इसमें गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय रख दिया गया तथा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, अर्थात भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। इस अधिनियम द्वारा भारतीय शासन में भी बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए? इसमें द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी गई। द्वैत प्रणाली क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की शासन सत्ता समाप्त कर दी गई और इसकी जो शक्तियाँ थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सारी शक्तियाँ थीं वो भारत के राज्य सचिव को दे दी गई। अर्थात ब्रिटेन में राज्य सचिव नियुक्त किया गया, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सारी शक्तियाँ निहित थीं और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की व्यवस्था की गई, जिसमें जो 7 सदस्य थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा नियुक्त होते थे तथा जो 8 सदस्य थे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे। और जो राज्य सचिव होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना चाहिए था। इसमें उत्तरदायिता दी गई। गवर्नर जनरल भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था और गवर्नर जनरल क्या, अब उसे वायसराय कर दिया गया, तो यहाँ पे वायसराय लिख देते हैं। जो वायसराय था वो भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था और जो भारत सचिव था वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी था। इसमें 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद को भारत तथा ब्रिटेन दोनों जगहों पर मुकदमा करने का अधिकार था तथा इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। इसी के साथ हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम समाप्त होता है। हम चलते हैं अगले एक्ट की ओर। अब अगला एक्ट है हमारा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसमें जो विधान परिषद थी जिसका गठन किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, उसमें अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई। अब अधिकतम 12 तथा न्यूनतम 6 सदस्य हो सकते थे। इसमें वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाते थे इन्हें। इसमें आधे सदस्य गैर सरकारी हो सकते थे, गैर सरकारी होने चाहिए थे। गैर सरकारी अर्थात भारतीय, तथा जिनमें कुछ भारतीय थे, जैसे बनारस के राजा थे, पटियाला के राजा थे, सर दिनकर राव थे। इन्हें परिषद में बहस करने का अधिकार तो था। इन्हें परिषद में बहस करने का अधिकार तो था। जो गैर सरकारी सदस्य होते थे भारतीय, उन्हें परिषद में बहस करने का अधिकार था, लेकिन परिषद में मतभेद नहीं कर सकते थे। इनके कार्य थे कानून बनाना और ना कि वित्तीय प्रशासन पर प्रश्न पूछना। जो भारतीय कुछ गैर सरकारी सदस्य थे उनके कार्य थे कि वह कानून तो बना सकते हैं लेकिन वित्तीय प्रशासन पर प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। वायसराय कार्यकारिणी में एक 5वां सदस्य सम्मिलित किया गया जो विधिवेत्ता होगा। पहले 4था सदस्य सम्मिलित किया गया था जो विधिवेत्ता होता था, लेकिन उसे पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। लेकिन अब एक 5वां सदस्य सम्मिलित किया गया जो विधिवेत्ता होगा। तो अब वायसराय की कार्यकारिणी में 5 सदस्य हो गए। इसमें एक मुख्य बदलाव किया गया कि इसमें विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया लाई गई। जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से केंद्रीकरण किया जा रहा था उसी को पलट दिया गया, तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया लाई गई। इसमें मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः दे दी गई। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों से विधायी शक्तियाँ छीन ली गई थी, कानून बनाने की शक्तियाँ छीन ली गई थी, लेकिन इन्हें 1861 के भारत परिषद नियम द्वारा इन प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः दे दी गई। विधायी शक्तियाँ पुनः तो दे दी गई, लेकिन एक शर्त रखी गई कि विशेष मामलों के कानूनों को वैध बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेना आवश्यक था। विशेष मामले कैसे होते थे? जैसे टंकण संबंधी है, दागतार संबंधी है, समुद्री तथा सैनिक मामले आदि। इसमें 1773 के एक्ट द्वारा जो शुरू हुई थी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, उसे उलट दिया गया तथा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। इस एक्ट के तहत लॉर्ड कैनिंग जो भारत के वायसराय थे, उन्होंने विभागीय प्रणाली आरंभ कर दी। इस प्रकार भारत सरकार की मंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। अर्थात भारत में अब विभाग होंगे, तो विभागीय प्रणाली आरंभ कर दी गई लॉर्ड कैनिंग द्वारा। तो भारत में सबसे पहले विभागीय प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो लॉर्ड कैनिंग ने। बंगाल, अब बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत
और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 तथा 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। अभी केवल केंद्र में विधान परिषद थी, अर्थात केवल बंगाल में विधान परिषद थी, लेकिन अब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तो पंजाब आदि जगहों पर भी विधान परिषदों का गठन किया गया। इस एक्ट ने वायसराय को आपातकाल में बिना किसी काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। अर्थात आपातकाल है तो जो वायसराय है वो अपनी कार्यकारिणी परिषद की बिना संस्तुति के, बिना उनकी सलाह के अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होगी, अर्थात 6 माह तक वो अध्यादेश जारी रह सकता है। आइए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं 1861 के भारतीय परिषद नियम को। तो इसमें जो विधान परिषद थी उसमें अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसमें आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। गैर सरकारी अर्थात भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के राजा, सर दिनकर राव आदि इसमें प्रमुख थे। इनका कार्य था कि ये कानून बना सकते हैं, लेकिन वित्त व प्रशासन पर प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी में एक 5वां सदस्य सम्मिलित किया गया, जो विधिवेत्ता होगा। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया लाई गई, अर्थात 1773 के एक्ट द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया गया। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः दे दी गईं, कुछ शर्त पर दी गईं, जैसे विशेष मामलों के कानूनों को वैध बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेना आवश्यक था। कुछ विशेष मामले जैसे टंकर संबंधी, डाकतार, समुद्री तथा सैनिक मामले आदि। इस एक्ट के तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली आरंभ कर दी। इस प्रकार भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रख दी गई। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 तथा 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 वर्ष होती थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम समझाएंगे कि 1892 का भारतीय परिषद नियम क्या होता है। और अगली 2 वीडियो में हमारा एक्ट ख़त्म हो जाएंगे, एक्ट समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान कैसे बना आदि, उसकी सम्मतियाँ हैं और भी कई चीज़ें हैं, उन्हें हम कवर करेंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।